फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण, जिस पे बता देता हूँ भाई मैं। सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा वाक्य विचार। तो बता देता हूँ जिस प्रकार से हिंदी टॉपिक्स, जो भी हिंदी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे वर्ड विचार, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, वाक्य विचार या फिर मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी से रिलेटेड वो सभी का वीडियो इसमें संग्रह मिलेगा। तो आप इस पूरा वीडियो को देखें। इसमें भाई सबसे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वाक्य विचार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें देर का भाई सबसे पहली बात होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो उसका नाम क्या होगा, वर्ण होगा। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्योंकि वर्ण को ना तो तोड़ा जा सकता है, ध्यान रखना। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण से दूसरे वर्ण या तीन वर्ण इस प्रकार से जुड़ते चले आते तो उसको हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, वाक्य शब्द समूह का एक ऐसा विन्यास होता है जिससे किसी न किसी अर्थ या भाव की क्या होती है, पूर्ण संतुष्टि होती है या पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना भाई, वाक्य वही होगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, अर्थात जो पूर्ण अर्थ देता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो ध्यान रखना भाई, शब्दों का सार्थक समूह। इसके अलावा भाई वाक्य में क्या होना चाहिए, एक तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति का क्रम का भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक कि उसमें क्रम नहीं होगा तो आप उसको वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य का दो अंग होता है, एक तो फर्स्ट हो भाई उद्देश्य, दूसरा विधेय होता है। तो बता देता हूँ उद्देश्य और विधेय क्या होता है। वाक्य का जो प्रमुख अंग होता है उद्देश्य, इस तरह के जो पार्ट को हम कर्ता भी कह सकते हैं, परंतु ये जो कर्ता जो होता है इसका कोई विशेषण हो। तो ध्यान रखना इसमें भाई, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया है। जैसे कोई वाक्य दे रखा है, एग्जाम्पल, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, जैसे इस प्रकार का ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें मेरा भाई जो प्रशांत है इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे, विधेय कहोगे। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है, और जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है तो उसको हम विधेय कहते हैं। ध्यान रखना भाई। तो इसमें मेरा भाई प्रशांत इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये तो हो गया इसका उद्देश्य। और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये इसका क्या हो गया, विधेय हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और देखते हैं, सूर्य चमकता है। तो ध्यान रखना भाई, सूर्य है जो वो तो हो गया इसका उद्देश्य, और चमकता है ये इसका हो गया विधेय। अर्थात विधेय जो होता है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय होता है, और किसके बारे में कहा जा रहा है वो उसका उद्देश्य होता है। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें भाई विधेय। तो ध्यान रखना, जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है, परंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तारित है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना भाई। और इसे मेरा प्रशांत भाई, जैसे इसमें देखा मेरा भाई प्रशांत, तो प्रशांत इसका क्या है, कर्ता है, लेकिन मेरा भाई इसके आगे पहले से आ गया ना, विशेष। तो ध्यान रखना भाई, ये पूरा जो होगा वो इसका उद्देश्य होगा, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट भाई बात करते हैं हम विधेय की। अब हम बात करते हैं विधेय की। तो विधेय क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने, जिसके बारे में किसी उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो इसका विधेय होगा। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो विधेय के अंतर्गत वाक्य प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारण, कर्म और कर्म का विस्तारण, पूरक और पूरक का विस्तारक भी आते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जैसे मैंने बताया था अभी, धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, ये इसका क्या हो गया, विधेय हो गया। इसमें पढ़ता क्या हो गई, क्रिया हो गई, अधिक क्या हो गया, इसका विस्तारित हो गया क्रिया का, ठीक है ना भाई। इस तरह से ये सब कुछ किस में आ जाता है, विधेय में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं वाक्यों के भेद। तो वाक्यों के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से, एक तो भाई अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, एक और होता है क्रिया के आधार पर, जो हमें नहीं पढ़ना। लेकिन ये विषय ध्यान रखना भाई, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो रचना के आधार पर ही आता है, तो ध्यान रखना। पर मैं इन तीनों को पढ़ाऊँगा, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बता देता हूँ। पहला हो गया कृतवाच्य और दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? क्या जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध किससे होना चाहिए? कर्ता से होना चाहिए। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कर्तृवाच्य कौन सा होता है? जिसमें लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कोई भी हो, वो कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका SI में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए थे इसी के। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है, ये एग्जाम्पल दे रखा भाई, धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है, कौन पढ़ता है भाई? सीधा संबंध किससे? इसका धर्मेंद्र से। तो ध्यान रखना, ये कर्तृवाच्य हो गया। पिंकी पुस्तक पढ़ती है, तो पिंकी अर्थात नाम चेंज करने से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करने पर इसकी क्रिया भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ध्यान रखना भाई। तो ये होगा जिसका सीधा प्रभाव किससे पड़ा है? कर्ता पर पड़ा है। कर्ता को चेंज करने पर इसकी क्रिया भी चेंज हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र पुल्लिंग था तो पढ़ता है, और जैसे स्त्रीलिंग पिंकी किया तो इसकी जगह पढ़ती है। तो मतलब इस कर्ता का सीधा प्रभाव, अर्थात कर्ता पर सीधा प्रभाव किसका पड़ रहा है? क्रिया का पड़ रहा है। तो इसलिए ये वाला जो वाच्य होगा वो होगा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट देखें भाई हमें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। तो जो कर्म से सीधा संबंध होता है, जैसे क्रिया का लिंग वचन कारक जो कर्ता के अनुसार ना होकर के, ध्यान रखना भाई, कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, तो उनको हम कर्मवाच्य कहा जाता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे उसमें था कि धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का जो कार्य था, जो इसकी जो क्रिया थी, उसका सीधा प्रभाव धर्मेंद्र अर्थात कर्ता से था। लेकिन इसमें देखो, महेंद्र ने गाना गाया, महेंद्र ने गाना गाया, तो इसमें जो है वो गाय का जो काम है वो सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, गाने पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका कौन सा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। जैसे वर्षा ने गाना गाया, तो इसमें देखो भाई, अभी महेंद्र था, फिर उसके बाद वर्षा थी। महेंद्र इसका कौन हो गया? कर्ता। वर्षा कौन हो गया? इसका कर्ता। लेकिन ध्यान रखना, ये कर्ता कौन है? पुल्लिंग, और ये कर्ता कौन है? स्त्रीलिंग। तो लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के उपरांत भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गाना गाया, इसमें भी गाना गाया, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब कर्ता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा है गाने पर। तो ध्यान रखना भाई, जैसे महेंद्र ने गाना गाया और वर्षा ने चाय पी, तो ध्यान रखना भाई, इसमें चाय पिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो इसीलिए कर्मवाच्य हो गया। नेक्स्ट हम बात करें भाई भाववाच्य की। भाववाच्य में आपको पता होगा, भाववाच्य जो होता है जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, जो कि भाव के अनुसार होनी चाहिए, तो उसे भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे हेमराज से पुस्तक नहीं पढ़ा जाता, इसमें दे रखा जया से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया जाता, या उसके द्वारा, तो ये इस प्रकार का वाक्य हमेशा भाववाच्य होता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसका प्रभाव ना तो कर्म पर पड़ रहा है और ना ही कर्ता पर। तो ये होगा आपका भाववाच्य पर, ये भाव प्रकट कर रहा है कि उससे पढ़ा नहीं जाता, उसका भाव प्रकट किया जा रहा है, ठीक है ना भाई। जैसे मोहन से हंसा नहीं जाता, ठीक है ना, ये भाववाच्य हो गया। तो ध्यान रखना, बहुत ही तीनों इम्पोर्टेंट, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और इसके बाद में मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, उनको आप और ढंग से देख लेना, ताकि ये टॉपिक जो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं भाई अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें भाई 8 प्रकार का होता है। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का बता देता हूँ। पहला दे रखा भाई विधानवाचक, इसको साधारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको साधारण कहा जाता है। इसमें क्या होता है
जिस वाक्य में बात का होना पाया जाता है, एकदम सीधा वाक्य होता है, इसको विधानवाचक कहा जाता है। जैसे भूपेंद्र खेलता है, मोहन हंसता है, ठीक है ना भाई, राजू चलता है, ये सब सीधे वाक्य जो होते हैं विधानवाचक या इसको साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना भाई, सिंपल सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन निषेधात्मक क्या होता है बेटा? इसको नेगेटिव कहा जाता है, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का या किसी के अभाव होने का बोध होता है। जैसे नीता घर पर नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं मतलब मोहन इस काम को कभी नहीं करेगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम निषेधात्मक कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का यूज होता है, नॉट का यूज होता है, तो वो निषेधात्मक वाक्य होता है। अब बात करें भाई थर्ड की, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश और आदेश का बोध होता है। अब भाई कैसे? देखो, आज्ञा का कैसे होगा, उपदेश का कैसे होगा, आदेश का कैसे होगा। जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, ये उन्होंने क्या कर दिया भाई? आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी, ठीक है ना भाई। ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया, जिसमें आज्ञा दी जाती है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैंने कहा आप यहाँ से जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया, ठीक है। आम बात कर भाई, इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। तो इस वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होना चाहिए भाई, जिस किसी से पूछने का भाव प्रकट होना चाहिए कि भाई गाना कौन गा रहा है। ये आ गया भाई, इसमें कौन गा रहा है, कौन गाना गा रहा है या कौन गाना गा रही है, इसका मतलब इसमें प्रश्न किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ से कौन आ रहा है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के आप इस काम को क्यों नहीं करोगे, तो जिसमें कोई प्रश्नात्मक वाक्य किया जाता है तो उसको हम प्रश्नात्मक वाक्य अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात करें भाई इच्छार्थक वाक्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी का ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांस, इसका और आज्ञार्थक का, बहुत ही मोस्ट। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, इच्छा या वो बोलते हैं ना, जैसे कोई आशीर्वाद देता है कि फूटो फलो दूधो नहाओ, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये आ जाता है, भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो ये सब सेंटेंस किस में आते हैं? इच्छार्थक वाक्य में आते हैं, जिसमें हम आशीर्वाद या इच्छा के लिए क्या करते हैं? भाव का बोध करते हैं, तो इच्छार्थक होता है। नेक्स्ट है संदेहात्मक, जिसमें कोई संदेह का प्रकट हो, जैसे शायद या संभावना व्यक्त हो, प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखना भाई, संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जैसे उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, तो इस संभावना प्रकट की जा रही है कि जैसे मैंने कहा पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी कि या फिर इंडिया जीतेगी, तो ये संभावना व्यक्त है। तो मतलब ये है कि जैसे आपसे कहा कि शायद वर्षा हो जाए, अब वर्षा हो भी सकती है, नहीं हो सकती, एक संभावना प्रकट की जा रही है, तो इसको हम संदेहात्मक वाक्य कहा जाता है। अब हम बात करें भाई इसकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, संकेतात्मक वाक्य, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना भाई। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की ओर संकेत करता है, विशेष ध्यान रखना, कोई एक पार्ट होगा और वह पार्ट दूसरे पार्ट की तरफ, एक भाग दूसरे भाग की तरफ क्या करेगा? संकेत प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा? जैसे कि यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। अगर इसमें देखो भाई, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, ये कब चलेगा? जब ये पैसे दे देगा। एक पार्ट का दूसरे पार्ट पर क्या है? निर्भरता है, ठीक है ना भाई। जैसे दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तो इसमें पहला पार्ट दूसरों का भला करोगे, तो दूसरा कनेक्टिविटी क्या है कि आपका भी भला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि वर्षा हो जाती तो फसल ना सूखती, यदि वर्षा हो जाती तो फसल ना सूखती, तो मतलब ये हो गया कि भाई वर्षा हो जाती तो फसल ना सूखती, एक पार्ट ने दूसरे पार्ट की तरफ क्या कर दिया? संकेत कर दिया। तो मतलब एक भाग का दूसरे भाग की तरफ संकेत हो, तो उसे हम संकेतात्मक वाक्य कहा जाता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात यह है कि इस वाले सेंटेंस को हेतु मद वाक्य भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हेतु मद वाक्य, जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट की तरफ संकेत करता है या शर्त की ओर बोध कराता है, तो उसको हम संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं सुबह जल्दी जाग जाता तो ट्रेन ना छूटती, जल्दी जाग जाता ट्रेन ना छूटती, मतलब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कनेक्टिविटी
दूसरे की तरफ संकेत, यही संकेतात्मक वाक्य होता है। नेक्स्ट हम बात करें भाई विस्मयादिबोधक, इसको सभी पहचान लेते हैं। इसमें ये वाला जो साइन होता है ये लगा होता है विस्मयादिबोधक। वाह कैसा नयन ब्रह्म दृश्य है, जैसे कहा छी ये कैसा दृश्य है घृणात्मक, जिसमें विस्मय आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो विस्मयादिबोधक कहा जाता है। इसके आधार पर पीछे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे अब तीसरा भाई रचना के आधार पर वाक्य। तो देखो भाई रचना के आधार पर वाक्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो मैंने पहले भी कहा था कि रचना के आधार पर जो सेंटेंस होता है उसका आने का पूरा चांस रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहला वाक्य देखा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर इसका 3 प्रकार का वाक्य होता है, जिसमें बता देता हूँ मैं। सबसे पहला देखा भाई साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, भाई उसका एक ही तो कार्य को करने वाला होना चाहिए और उसके बारे में एक ही बात होनी चाहिए। अर्थात जैसे मैंने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन जो इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और पुस्तक पढ़ता है ये इसका क्या हो गया, विधेय हो गया। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो ध्यान रखना। इसके बाद इसका कोई टोटल एग्जाम्पल दे रखा है, उनको आप अच्छी तरह से भली प्रकार से देखें, और कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल या और पूरी डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद देखो भाई इसमें नीता खाना बना रही है। देखो भाई इसमें नीता खाना बना रही है, तो मतलब ये हो गया इसमें नीता इसका कौन हो गया, उद्देश्य हो गया, और खाना बना रही है ये कौन हो गया, इसका विधेय हो गया। तो इसमें एक ही तो उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। जैसे आपके पास नेक्स्ट इसमें जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक और बात ध्यान रखना, इसमें कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस देखने पर बड़ा लगता है लेकिन होता वो साधारण ही। जैसे कि मोहन के आते ही और मोहन के आते ही श्याम चला गया। अब इसमें क्या सोचते हैं कि इसमें भाई आना आते ही और श्याम चला गया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के सेंटेंसों को विशेष रूप से आपको देखना है। अब इसमें भाई दूसरा बात करें भाई इसमें, तो दूसरा वाक्य है संयुक्त। कौन सा होता है, संयुक्त। इसको बाद में पढ़ाऊंगा मिस्टर को, पहले संयुक्त देखेंगे इसमें। हाँ, दूसरा सेंटेंस है भाई इसमें संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है बता देता हूँ। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक तो साधारण वाक्य अर्थात प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य होनी चाहिए, जो योजक शब्दों तथा, एवं, यो, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अतः आदि से जुड़ा होना चाहिए, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तुम्हें जहाँ तथा, एवं, चा, अथवा, परंतु, किंतु, लिंतु ये सब कुछ दिख जाए, बल्कि, अतः, तो ध्यान रखना वो कौन सा वाक्य होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैंने बताया भाई भरत आया, देखो उसमें सेंटेंस दे रखा बहुत ही अच्छा, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। तो किंतु आ गया तो आपको पता लग गया भाई कि ये संयुक्त वाक्य है, और वैसे भी पता लग गया कि भरत इसका उद्देश्य, आया इसका विधेय हो गया। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में भूपेंद्र इसका नेक्स्ट उद्देश्य हो गया और चला गया इसका दूसरा विधेय हो गया। तो 2 उद्देश्य और 2 विधेय होने की वजह से इसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, जिस सेंटेंस में अंदर योजक शब्द कनेक्टिविटी वर्ड दैट इज तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अतः आदि से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो तो वो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बता देता हूँ भाई समानाधिकरण उपवाक्य क्या होता है। एक वर्ड आया था उसमें समानाधिकरण उपवाक्य, तो बता देता हूँ ये क्या होता है। ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। अर्थात दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, उसको समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा 2 एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ। जैसा कि BSTC या फिर SI का पेपर में भी संयुक्त से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आया था कि मोहन बाजार गया और राम आगरा गया। उसके बाद दोनों एक साथ गांव को आए। तो ये वाला सेंटेंस आ चुका है, तो ध्यान रखना इसमें और आ गया। इसमें एक मोहन इसका उद्देश्य, दूसरा राम उद्देश्य और अंदर है, तो इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई
मिस्र की। ये आपका लास्ट मिस्र उपवाक्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना भाई। मिस्र को डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसका 3 पार्ट और उपवाक्य में कन्वर्ट है, तो ध्यान रखना। अभी हाँ, मिस्र उपवाक्य, जिस उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, तो भाई देखो इसमें एक आश्रित भी होता है, डिपेंडेंट सब सेंटेंस होता है। इसमें फर्स्ट तो इसका मेन सब सेंटेंस एंड अदर जो होता है वो इसका डिपेंडेंट सब सेंटेंस होता है। मतलब कहने का इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और उसके अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ध्यान रखना, उसको हम मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे कि इसमें बता भाई, गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो भाई इसमें की आ गया। तो ध्यान रखना भाई, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का जो मेन पॉइंट होता है वो की, जब, तब, जिसे, जिसे, तो ये सब मिश्र वाक्य का सेंटेंस हैं। तो ध्यान रखना भाई, गांधी जी ने कहा ये इसका मुख्य वाक्य हो गया, लेकिन सदा सत्य बोलो ये इसका आश्रित हो गया। गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा, अब तुम्हारे विचार में आ रहा होगा कि हमेशा अहिंसा अपनाओ या हिंसा अपनाओ या सदा सत्य बोलो या झूठ बोलो, ये मतलब क्या है कि वो उस पर आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए ये एक मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य में एक उसका मुख्य उपवाक्य, उसके अलावा उस पर डिपेंडेंट अर्थात आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसको हम मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का निर्णय करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्यों के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। तो ध्यान रखना भाई, मिश्र वाक्य पढ़ने से पहले उनके जो उपवाक्य दे रखे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बता देता हूँ प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो देखो भाई, प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य इसमें मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना होता है उसको प्रधान कहा जाता है। गांधी जी ने कहा, ये गांधी जी इसका प्रमुख करता है, इसलिए ये इसका प्रमुख उपवाक्य हो गया। और इसके बाद उपवाक्य में गांधी जी ने कहा दिखाई दे रहा है, वैसे प्रधान उपवाक्य जिसमें गांधी जी मुख्य उद्देश्य हैं और कहा मुख्य विधेय है, और सदा सत्य बोलो ये आश्रित है, ध्यान रखना। तो इनको उसके बाद आश्रित उपवाक्य में देखें, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित कहा जाता है। सदा सत्य बोलो, ये किसका आश्रित है भाई, गांधी जी ने कहा का आश्रित है, वो इसका मुख्य उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है, एक तो संज्ञा, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। तीनों के बारे में ढंग से पढ़ेंगे और बताऊंगा मैं कि आप किस तरह से पहचान करोगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है, कि विशेषण उपवाक्य है, कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो बता देता भाई, संज्ञा उपवाक्य, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, जब किसी आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है, जैसे कि बताया था मैंने प्रारंभ में कि गांधी जी ने कहा कि, तो सदा सत्य बोलो, की सदा सत्य बोलो, की से प्रारंभ होने का कारण संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। तो विशेष ध्यान रखना, जब कभी भी आपको की दिख जाए, कि वैसे तो पता है कि की दिखने पर आप उसको मिश्र करोगे, लेकिन यदि उसमें ऑप्शन में मिश्र के अलावा आपके पास संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य आ जाए, तो ध्यान रखना आपको इसमें संज्ञा उपवाक्य करना है जिसके बीच में की आ जाए। जैसे माली ने कहा कि, जैसा कि माली ने कहा कि पेड़ों को पानी पिलाओ, माली ने कहा कि, तो ध्यान रखना ये संज्ञा उपवाक्य होगा, क्योंकि माली ने कहा कि की से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखना ये सेंटेंस से संबंधित एक नॉर्मल नॉलेज है, और अच्छा पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, जैसा कि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड हिंदी से रिलेटेड। तो ध्यान रखना विशेष, इसमें भाई क्रिया विशेषण उपवाक्य विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम की शब्द की विशेषता बतलाए तो उसको हम क्या कहते हैं,
विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब यह है कि आश्रित उपवाक्य में जो दे रखा है उसकी क्या करनी चाहिए, वो विशेषता प्रकट करनी चाहिए। जैसे जो, जिसका, जिसकी, जिसके शब्द से प्रारंभ होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें भाई इसमें कि जो विद्वान होते हैं, ये देखा भाई, जो विद्वान होते हैं उनकी सभी आदर करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जो आ गया ना तो जो विद्वान होते हैं उनके सभी आदर करते हैं। जैसे आपके पास आ गया वही घड़ी है जो कल खो गई थी, तो जो आ गया, तो जो शब्द आ जाए तो वो विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण में हम देखें भाई, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो क्रिया की कैसे विशेषता प्रकट करेगा, जैसे बता भाई यहाँ पे, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब, इस तरह का सेंटेंस। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस की तरफ इसका संकेत हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें संज्ञानात्मक वाक्य भी हो सकता है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। यदि, तो ध्यान रखना भाई, आइदर, नॉर, इस तरह का जो सेंटेंस। तो इसमें यदि, तो जैसे आपके पास आ गया, उधर क्या देख रहे हो, इधर कुछ नहीं है, इधर उधर, ठीक है ना भाई। जैसे ही मोहन आया वैसे वह चला गया, जैसे तैसे। मतलब जिसमें एक सिस्टमिक तरीके से वर्ड यूज होता है, जैसे जब, तब, जहाँ, तहाँ, ठीक है ना भाई। इस तरह का सेंटेंस में कौन सा होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, जिसमें जहाँ, तहाँ, यदि, तो, जैसे तैसे, यह, तो, क्योंकि, जब, तब, इस तरह का। तो इस तरह का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बता देता हूँ, कुछ इसके क्वेश्चन भी हैं। अब इसमें थोड़ा बताता हूँ, साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण किस प्रकार से करोगे। अब ये वाक्य विश्लेषण आ गया, तो अंगों का परस्पर दिखाना पड़ता है इसमें। उद्देश्य, इस तरह से विधेय, ठीक है भाई। प्रधान उपवाक्य, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो की शब्द आ गया। तो पता लग रहा होगा, इस एग्जाम्पल को आप एक बार देख सकते हैं। सुशील ने कहा कि आ गया, तो कौन सा उपवाक्य होगा, ये संज्ञा उपवाक्य होगा। आप जवाब दें इसका। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो भाई जो परिश्रम करते हैं, जो आ गया, तो ये कौन सा हो गया भाई, क्रिया, सॉरी, विशेषण हो गया। और श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, क्योंकि आ गया, तो ये कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो ध्यान रखना इसमें भाई, इस तरह से आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं अलग अलग। इसके अलावा और बता देता हूँ, संयुक्त का किस प्रकार से करेंगे। संयुक्त का उसका सेंटेंस को तोड़ दोगे जहाँ से भी और तथा लगा हुआ होता है। जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, तो भाई नाचती कौन थी, राधा नाचती थी। और बंसी कौन बजाते थे, कृष्ण बजाते थे। तो इसमें भाई दोनों को अलग किया। पहला सेंटेंस कृष्ण बांसुरी बजाते थे, दूसरा राधा नाचती थी। तो इस प्रकार से आप संयुक्त शब्दों के पास से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये विश्लेषण होता है। उसके अलावा और बता देता हूँ इसमें विस्मयादि बोधक, ये सब कुछ दे रखा है इसमें, आप देख लेना। जैसे डॉक्टर आलोक आज जापान जाएंगे, तो कौन सा हो गया भाई, एकदम साधारण वाक्य है। तो इस तरह से और इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये कर्ता से रिलेटेड है। देख लेना इनको आप, इनको आपकी ज़रूरत हो तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ये वाक्य की शुद्धि, क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसके। दे रखा भाई इसके, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं। या फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दें इसका क्या होगा आंसर। जिसके बारे में कहा जाता है तो वो कौन होता है, इसका उद्देश्य होते हैं। विधेय का कौन सा अंग नहीं होता, तो विधेय का कौन नहीं होता भाई, कर्ता नहीं होता। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य किस प्रकार का, जो, तो कौन सा हो गया भाई इसमें, मिश्र हो गया।
ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है संज्ञा उपवाक्य कौन सा बताता है, इसमें की आ जाए तो वो संज्ञा होता है, और जो जिसे जिसको आ जाए तो वो विशेषण होता है। जब तब जहाँ तहाँ इधर उधर इस तरह का आ जाए तो वो क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखना। तो इसमें बता भाई, जहाँ वर्षा हो जाएगी वहाँ ज्योत्सना भी जाएगी, जहाँ वहाँ, तो ये कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख है, तो ये कौन सा हो गया भाई, और आ गया इसमें, तो ये संयुक्त होगा। यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, तो भाई यदि तो ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ये भी क्रिया विशेषण होगा। अध्यापक ने कहा कि आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। तो इस तरह से आपको करना है। यह आपका वाक्य विचार टॉपिक इस तरह से ख़त्म हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा संधि।